अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आई होप यू विल बी इन गुड हेल्थ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश एसे में फेलियर की रीज़न्स क्या होती हैं और कौन सी टेक्निक्स होती हैं जब हम नहीं अप्लाई करते एंड वी इवेंचुअली फेल इंग्लिश एसे। देखिए, सबसे पहली रीज़न तो ये है कि जब आपको टॉपिक स्टेटमेंट दी जाती है तो यू मिसअंडरस्टैंड इट एज द टॉपिक, जबकि टॉपिक और टॉपिक स्टेटमेंट में फ़र्क होता है। टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन उसी टॉपिक की 4 to 5 टॉपिक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं एंड यू हैव टू राइट एसे ऑन टॉपिक स्टेटमेंट्स बट नॉट द टॉपिक। अगर आपसे कहा गया है कि इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन, इट मीन्स कि यू हैव टू स्टार्ट आर्ग्यूमेंटेशन, और आर्ग्यूमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले डिजिटल रेवोल्यूशन पे आधा ऐसे लिख देना, इट विल डेफिनेटली फेल यू इन इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे में पास होने के लिए सबसे पहली बात ये कि आप टॉपिक स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें। इफ़ इट इज़ एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे तो आप आर्ग्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर करें स्टांस लेने के बाद। अगर आपसे पूछा जा रहा है इस जेंडर इक्वालिटी या मिथ्स, तो डेफिनेटली आपकी कोई राय तो होगी, आप किस ग्रुप में फॉल करना चाह रहे हैं, वेदर यू गो विद द स्टेटमेंट और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। आप ये कहेंगे नो जेंडर इक्वालिटी इज़ नॉट अ मिथ इन पाकिस्तान, या जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ इन पाकिस्तान। ये बातें समझना ज़रूरी है ऐसे राइटिंग लिखने से पहले, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट फर्स्ट। अगर स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही और स्टेटमेंट के बजाय आपने किसी वर्ड को उठा के ऐसे लिख दिया, तो फिर जो है वो आप समझ सकते हैं, समझदार हैं। टॉपिक स्टेटमेंट पे ऐसे लिखना ज़रूरी है। टॉपिक स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद हम अपना कोई स्टांस पेश करते हैं, ठीक है। हम स्टांस लेते हैं कि वेदर वी गो विद द स्टेटमेंट और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। इसके बाद आउटलाइन की बारी आती है। आउटलाइन में आपने बहुत कॉम्प्रहेंसिव ऑर्गेनाइज्ड लिखना होता है, ठीक है। कोहेरेंस कहीं से ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ऐसे में कोहेरेंस बेसिक इंग्रेडिएंट है इंग्लिश ऐसे का, और कोहेरेंस के बगैर, ट्रांजिशनिंग के बगैर या ऑर्गेनाइजेशन के बगैर इंग्लिश ऐसे को हम नहीं लिख सकते। एस्पिरेंट्स के फेल होने की सबसे बड़ी वजह प्रॉपर स्टांस ना लेना है ऐसे राइटिंग में। सेकेंडली, प्रॉपर ओपिनियन जो पेश करना होता है ऐसे की टॉपिक स्टेटमेंट पे, वो आप पेश नहीं करते और सीधा आर्ग्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। थर्ड रीज़न इज़ द लैक ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन। जो प्रॉपर आर्ग्यूमेंटेशन आपको किसी स्टांस के बाद करनी चाहिए, आप उसमें वीक होते हैं, और जब आपकी आर्ग्यूमेंटेशन इतनी वीक होती है तो डेफिनेटली आप एक्सप्रेशन का क्या करेंगे। अगर आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है और आपकी आर्ग्यूमेंटेशन वीक है, तो ऐसे राइटिंग में, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में स्पेशली, आपकी आर्ग्यूमेंटेशन जो है वीक देकर एग्जामिनर आपको फेल कर देता है और आपको 40 से बिलो जो है वो मार्क्स अवार्ड करता है। फोर्थ रीज़न जो मैं समझती हूँ वो ये है कि आप आउटलाइन में जो प्रॉपर टॉपिक सेंटेंसेस देने चाहिए पैराग्राफ्स के, वो आप नहीं देते, और आप एक जनरल सा स्केच पेश कर देते हैं एग्जामिनर को कि ये मेरा ऐसे होगा। लेकिन अगर आपके पैराग्राफ्स को प्रॉपर्ली रीड किया जाए तो आपकी आउटलाइन और आपके पैराग्राफ्स कहीं से भी मैच नहीं कर रहे होते, और जो टॉपिक सेंटेंसेस आप एग्जामिनर को बता रहे होते हैं कि मेरी आउटलाइन में ये टॉपिक सेंटेंसेस होंगे मेरे पैराग्राफ्स के, वो प्रॉपर्ली जो है ना वो प्रेजेंट नहीं किए होते और वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये भी रेट ऑफ फेलियर को बढ़ा देता है, और इस वजह से एस्पिरेंट्स भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि किस तरह आउटलाइन को टैकल करना है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि योर आउटलाइन शुड बी वेरी कॉम्प्रहेंसिव, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड मच स्ट्रक्चर्ड। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि व्हेन यू कम टू इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको देखने चाहिए। ये बात मैटर नहीं करती कि आप कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, डॉट से स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन ये बात ज़रूर मैटर करती है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कौन से इस्तेमाल किए हैं, और आपने कितनी ब्यूटीफुली जो है वो इंट्रोडक्शन दिया है टॉपिक स्टेटमेंट का। अगर आपसे पूछा जा रहा है IMF रोड टू स्टेबिलिटी और डिज़ास्टर और रिसीव फॉर डिज़ास्टर, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सारा IMF पे लिख दें, बल्कि आपसे टॉपिक स्टेटमेंट पूछी जा रही होती है, अपने टॉपिक स्टेटमेंट पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना होता है, और अपने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के होने चाहिए वो भी देने होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट थीसिस स्टेटमेंट comes at the end of introductory paragraph। आप उसे आउटलाइन में लिखना चाहें, that's your choice, but according to international standards thesis statement always comes at the end of the introductory paragraph of English essay। और आपको चाहिए भी यही कि आप आउटलाइन में उसे लिखें या ना लिखें, लेकिन एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड पे उसे ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आगे कि मैं जब आगे आने वाली वीडियोज़ को बनाऊँ तो उनमें आपको प्रॉपर्ली समझाऊँ कि आउटलाइन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होता है और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। ये मैंने आपको जो भी कुछ बताया इसमें मेरी राय शामिल नहीं है, बल्कि ये FPSC की रिपोर्ट भी है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी इंग्लिश ऐसे लिखने के कि कोहेरेंस होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ट्रांजिशनिंग होनी चाहिए फ्रॉम वन पैराग्राफ टू द अदर पैराग्राफ। फिर जब आप सेकंड पैराग्राफ को परस्यू करते हैं तो आपको कनेक्ट करना होता है
सेकंड पैराग्राफ विद द फर्स्ट पैराग्राफ, और आपने ये देखना होता है कि क्या मैं पैराग्राफ का प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। फिर आपने ट्रांजिशनिंग करनी होती है, किसी पैराग्राफ में ऐसा नहीं लगे कि आपकी बात डिस्कनेक्ट हो गई है, और अपनी थीसिस स्टेटमेंट को और अपने स्टांस को अपने हर पैराग्राफ में सपोर्ट करना होता है। ये बेसिक्स होते हैं किसी भी इंग्लिश एसे के, और अगर आप इन बेसिक्स को पूरा नहीं करते तो FPSC आपको मार्क्स अवॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंपटीशन है, डिग्री नहीं है। आई ऑलवेज से कि डिग्री नहीं है, दिस इज़ अ कंपटीशन, और कंपटीशन में किसी गलती की गुंजाइश नहीं होती। पंक्चुएशन का आप ख्याल नहीं रखते, आप जहाँ पर कैपिटल लेटर पुट करना चाहिए वहाँ आप स्मॉल लेटर पुट करते हैं, और आप इस माइनर सी मिस्टेक को कुछ भी नहीं समझते। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रामेटिकली एक सिंगल मिस्टेक भी ना करें, स्पेलिंग्स की मिस्टेक ना करें, पंक्चुएशन की मिस्टेक ना करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर हो। इसके बाद ही आप कंपटीशन में इन होते हैं, और कंपटीशन में आने के बाद आपने अपने आइडियाज़ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड और कोहेरेंट तरीके से पेश करना होता है। अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूं तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे बेस करता है, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू परस्यू द होल एसे विद अ सिंगल इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ये पॉसिबल नहीं है कि आप यानी इसी सिंगल इंडिपेंडेंट स्कीम के साथ आप पूरे ऐसे को लिख लें। जैसे मैं कहूँ कि आई एम हैप्पी, तो दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, और जब तक मैं डिपेंडेंट को उसके साथ नहीं मिलाऊंगी मेरे एक्सप्रेशन में ब्यूटी नहीं आ सकती, ठीक है। क्लैरिटी कुछ और है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को कम्प्लेक्स कर देने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ मुश्किल लिख रहे हैं, बट ये होता है कि आप अपने एक्सप्रेशन में ब्यूटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आपको किसी सब्जेक्ट पे प्रॉपरली कमांड नहीं होती आप उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तो इंग्लिश ऐसे में स्टैटिस्टिक फैक्ट्स एंड फिगर्स को, करंट स्टैटिस्टिक्स को कोड करना भी नेसेसरी है, और साथ साथ पैराग्राफ्स में आर्गुमेंटेशन करना भी ज़रूरी है। अगर आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे को सिलेक्ट किया है, इस तरह की टॉपिक स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया है, जैसे इस पाकिस्तान रेडी फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन, या जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ इन पाकिस्तान, ये आर्गुमेंटेटिव एसेस हैं, या डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स। तो इस तरह के एसेस में आपने आर्गुमेंटेशन करनी होती है, स्टांस लेना होता है, तो वहाँ पर आपका नॉलेज और आपका एक्सप्रेशन क्या करेगा, जहाँ पे आपको प्रॉपरली अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश करना ना आ रहा हो, और स्टैटिस्टिक्स, कोटेशंस और रेफरेंसेस के ज़रिए उसे सपोर्ट करना ना आ रहा हो। इंग्लिश एसे में सिर्फ ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी बुक से रोट लर्निंग कर लें, बल्कि ये क्रिएटिविटी है आपकी, और अगर आप क्रिएटिविटी में ही लैक करते हैं तो फिर इंग्लिश एसे तो नहीं हो पाएगा। इंग्लिश एसे को क्लियर करना बहुत आसान है अगर आप क्रिएटिविटी का हुनर सीख जाएं कि क्रिएटिविटी कैसे होती है, हम किस तरह किसी डायमेंशन को किस पॉइंट से लेकर चल सकते हैं। अगर आपने जेंडर पे बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है लेकिन आपको डायमेंशन को डील करना नहीं आता तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर आपको डायमेंशन को डील करना आता है तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो ना, फिर भी आप ऐसे को बहुत अच्छा डील कर लेते हैं। और अगर आपने किताबें ख़त्म कर दी लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस प्रॉपर डायमेंशन को किस तरह डील करेंगे और वो प्रॉपर वे क्या होगा जिसके ज़रिए मैं आउटलाइन की फॉर्मेशन करूँ, उसके बाद एक प्रॉपर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखूँ, तो फिर इंग्लिश ऐसे में यही वजूहत होती हैं जो कि आपके फेलियर का सबब बनती हैं। इसलिए जब भी आप कोई टॉपिक इंग्लिश ऐसे के लिए तैयार करें तो ये ज़रूरी है कि आप किताबों के साथ साथ उन्हें प्रॉपर वेबसाइट से भी पढ़ें। बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट से ऐसे का मटीरियल गैदर करें, नोट्स बनाएं। ऐसे राइटिंग के लिए आप स्टैटिस्टिक्स, इंडिसेस ये सब के सब तैयार करें। इकोनॉमी पे ऐसे तैयार कर रहे हैं, टेररिज्म पे कर रहे हैं, जेंडर है, वुमेन है, पॉपुलेशन है। और जेंडर मतलब आपको जब कोई टॉपिक स्टेटमेंट दी जाती है तो अंडरस्टैंड किया करें कि टॉपिक स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जेंडर इक्वालिटी पे अगर ऐसे आ रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो ऐसे वुमेन पे है बल्कि वो मेन और ट्रांसजेंडर पे भी है। तो अगर आप ऐसे को सिर्फ एक, अगर वो आपको एक नैरो डोमेन देता है तो उसे नैरो ना करें, और अगर आपको नैरो देता है तो उसे अवॉइड करने की भी कोशिश ना करें। सिर्फ ये कोशिश करें कि जो डोमेन आपने दिया आप उस डोमेन से इधर उधर ना हो, उसी डायमेंशन को डिस्कस करें और प्रॉपरली डिस्कस करें। फिर एक कंप्रहेंसिव आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन बनाने के बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बहुत अच्छा होना चाहिए। बेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में भी और आउटलाइन में भी। आउटलाइन में आप सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, और सेंटेंसेस लिखने के अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप मतलब कोई लिटरेसी एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर दें, ईडियम्स इस्तेमाल कर लें, और ग्रामर के जितने भी टूल्स हैं उन्हें प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें। आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दो की वोकैबुलरी सिंपल होनी चाहिए, लेकिन सिंपल से मुराद ये नहीं कि आप इतना बचकाना और इमेच्योर लिखें कि एग्जामिनर को ये अंदाज़ा भी ना हो कि इसे इंग्लिश पे कमांड है।
इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी है, और कमांड होने के बाद अपना ओपिनियन और एनालिसिस बेस्ट एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश ऐसे में रेट ऑफ फेलियर इसीलिए ज़्यादा है कि ना तो हमारी आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव होती है, ना ऑर्गेनाइज्ड होती है, ना स्ट्रक्चर्ड होती है। सेकेंडली, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम लिखते हैं, हम उसमें टॉपिक स्टेटमेंट की इंट्रोडक्शन नहीं देते, लेकिन टॉपिक स्टेटमेंट का कोई लफ्ज़ उठा के हम उसे जो डिस्कस करते हैं और एज अ होल स्टेटमेंट को नहीं देखते। फिर जब हम पैराग्राफ्स में आते हैं तो पैराग्राफ्स में ट्रांजिशनिंग भी नहीं होती, और इसके साथ साथ जो वोकेबलरी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी इतनी एवरेज होती है, बल्कि बिलो एवरेज होती है कि कंपटीशन तो दूर की बात, वो तो पास होने वाला भी नहीं होता। ठीक है, और मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कंपटीशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो और आपकी वोकेबलरी भी बहुत अच्छी हो। मोर ओवर, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे और नाइसली इस्तेमाल करें और अपना आइडिया क्लियर करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश ऐसे में अपना आइडिया क्लियर करना है। जो आप कहना चाह रहे हों वही कहें, और बेहतरीन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए करें। इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश एसे में। अपने इंग्लिश एसेस को इवैल्यूएट करवाया करें, और अगर आपको लगता है योर सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी गुड तो खुद इवैल्यूएट करें, अदरवाइज़ अच्छी टीचर से उसे इवैल्यूएट भी करवाएं। और डू राइट एंड राइट, इंग्लिश एसे का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसे लिखना ही पड़ता है और प्रॉपर नॉलेज के साथ लिखना पड़ता है। अपना ख्याल रखें। आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन इंग्लिश एसे, और फिर आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ कोहेरेंस, व्हाट इज़ ट्रांजिशन और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।